120 mmHg का जो प्रेशर लगता था ब्लड को पंप करने में, वो 120 mmHg जहां इतने में ही खर्च होना चाहिए, अब उसको फैलना पड़ता है यहां तक। तो उसको एक बड़ा रेडियस यूज करना पड़ता है, तो प्रेशर कम हो जाता है, तो पूरा का पूरा ब्लड यहाँ पंप नहीं हो पाता है। तो होता क्या है कि यहाँ ब्लड की फिलिंग होनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे फ्लूइड ओवरलोड होना शुरू हो जाता है। और जब ओवरलोड होता है तो यहाँ से एट्रियम प्रेशर देता रहता है बार बार, तो वेंट्रिकल्स में फ्लूइड ओवरलोड होता है, और वेंट्रिकल्स में फ्लूइड ओवरलोड होने के कारण धीरे धीरे वेंट्रिकल्स डायलेट होना शुरू हो जाते हैं। वेंट्रिकल्स अपने आप को, क्यों? क्योंकि ये ब्लड पंप पूरा कर नहीं पाते हैं, ये धीरे धीरे डायलेट होना शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे अपने आप को डायलेट करना शुरू कर देते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेशन होना शुरू हो जाता है, और ये जितना भी डायलेट हो सकते हैं उतना होते हैं। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि ब्लड यहां से तो आ ही रहा होता है, तो धीरे धीरे फिर कहाँ इकट्ठा ब्लड होना शुरू हो जाता है, वही फिर से कहानी शुरू हो जाती है जो मिट्रल स्टेनोसिस में हो रही थी। ब्लड यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है लेफ्ट एट्रियम में, यहां कंजेशन होना शुरू हो जाएगा, इसका लोड बढ़ना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रही बात? यहां बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब कंप्रेस होता है, जब कंप्रेस होता है तो ब्लड इसमें प्रेस हो जाता है और एट्रियम में ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अब लेफ्ट एट्रियल ओवरलोड होना हो गया, इससे क्या हुआ, लेफ्ट एट्रियल ओवरलोडिंग शुरू हो गई, लेफ्ट एट्रियम में ओवरलोड हो गया, फ्लूइड ओवरलोड हो गया। इससे क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम एनलार्ज होना शुरू हो जाएगा। जब यहाँ ओवरलोड शुरू होगा तो ये अपना एनलार्जमेंट शुरू कर देंगे, ये अपने आप को एनलार्ज करेंगे, डायलेट करना शुरू कर देंगे, लेफ्ट एट्रियल डायलेशन हो जाएगा। फिर जितना भी ये साइज डायलेट कर सकते हैं उतना करेंगे, उसके बाद फ्लूइड आता रहेगा, तो फ्लूइड कहाँ फिलिंग अप शुरू हो जाएगी, पल्मोनरी ब्रांचेस में। पल्मोनरी ब्रांच में, पल्मोनरी ब्रांच में फ्लूइड इकट्ठा होने का मतलब क्या है, अगर यहाँ फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो गया तो इसका मतलब क्या है, इधर इसके पास वॉल है, स्ट्रांग वॉल है, यहाँ स्ट्रांग वॉल है, वीक कहाँ पॉइंट है, कैपिलरी पॉइंट। तो यहाँ क्या होगा, फिर से क्या हो जाएगा, लीकिंग, फिर से पल्मोनरी एडिमा। समझ में आ रहा है केस? फिर से पल्मोनरी एडिमा। अब फिर से आपको वही सब सिम्टम मिलने शुरू हो जाएंगे, ब्रीथलेसनेस, ऑर्थोपनिया और सारे सिम्टम्स। और फिर अगर केस इतने पे नहीं रोका गया तो लोड फिर से यहाँ बढ़ेगा, फिर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, यहाँ धीरे धीरे लेफ्ट वेंट्रिकल्स भी हाइपरट्रॉफीड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको ये बार बार पंप करते हैं, ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, लेकिन ब्लड पंप हो नहीं पाता है, तो ये ज़्यादा कोशिश करते रहते हैं रेगुलर। तो यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी भी हो जाती है धीरे धीरे, और धीरे धीरे इन्वॉल्व हो जाता है राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी भी, और फिर ये इन्वॉल्व, और फिर पूरा सिस्टम। तो एक वॉल्व की खराबी से पूरा का पूरा कार्डिया खराब, लंग्स कंजेस्टेड, और पूरा सिस्टम। सिम्टम्स क्या क्या आ सकते हैं, पल्मोनरी एडिमा वाले सिम्टम, पल्मोनरी एडिमा के सिम्टम, और क्या मिलेगा, थ्रेडी पल्स मिलेगी। याद है थ्रेडी पल्स? थ्रेडी पल्स मिल सकती है। सिम्टम क्या क्या मिल सकते हैं, पहला सिम्टम्स पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा के सिम्टम क्या क्या हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम कौन सा है पल्मोनरी एडिमा का,
ब्रीथलेसनेस, ऑर्थोपनिया मत भूलो, ऑर्थोपनिया मत भूलो, क्रेप्स आना, हाँ नक्टर्नल डिस्निया, क्रेप्स आना, ये सब क्या है? पल्मोनरी एडिमा के सिम्टम है। तो पल्मोनरी एडिमा के सिम्टम मिलेंगे। और कौन सा सिम्टम मिल सकता है आपको? थ्रेडी पल्स मिलेगा, साइन थ्रेडी पल्स मिलेगी। क्यों मिलेगी? अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और क्या मिलेगा? ये और क्या मिलेगा? मरमर साउंड मिलेगा, आप स्टेथो रखोगे तो मरमर साउंड। और क्या मिल सकता है? बाकी जनरल सिम्टम मिलेंगे, वीकनेस और फैटिगनेस, ये सारे लोग। और जब ये वेनस रिटर्न ऐसे होता चला जाएगा और वेनस रिटर्न यहाँ ऐसे होता चला जाएगा, तो जितनी भी वेन्स हैं सबका फ्लूइड आगे नहीं बढ़ पाएगा ठीक से। तो वेन्स में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा और इससे होगा क्या? लीकिंग शुरू हो जाएगी। तो बॉडी के सारे वेन से लीकिंग शुरू होगी और शुरुआती फेजेस में जब लीकिंग शुरू होगी और पेशेंट ज़्यादातर खड़े होने की कोशिश करता है क्योंकि या बैठता है डे पीरियड में, तो लीकिंग कहीं भी हो वाटर हमेशा नीचे की तरफ भागता है। तो लीकिंग पूरे वेन से, वेनस सिस्टम से लीक होकर फ्लूइड कहाँ इकट्ठा होगा? जाकर पैरों में। और उसको हम क्या कहेंगे? पीडल एडिमा। पैरों में, दोनों पैरों में सूजन हो जाएगी तो आपको पीडल एडिमा मिलेगा। और अगर इतने पे ना रोका गया पीडल एडिमा के बाद और लीकिंग ज़्यादा होती रही तो पूरे शरीर में एडिमा मिलेगा। और ये एडिमा आपको वही पूरा मिल सकता है, प्लूरल इफ्यूजन और जो भी है कार्डियक इफ्यूजन, कहीं भी इफ्यूजन मिल सकता है। क्लियर? इन्वेस्टिगेशंस वही सारे होंगे जो मिट्रल स्टेनोसिस में हुए। हिस्ट्री टेकिंग होगी, ईसीजी कराएंगे। और ईसीजी में क्या क्या मिल सकता है आपको? लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेशन मिल सकता है, मतलब आर वेव बड़ी होगी, और एट्रियल डायलेशन मिलेगा तो पी वेव बड़ी होगी। अगर इरेगुलरिटी होगी तो पी वेव में इरेगुलरिटी आएगी, आर वेव में एरिथमिक आएगा। पल्मोनरी हाइपरटेंशन कुछ देखना नहीं है। अगर राइट में आएंगे तो राइट में वही केसेस आएंगे, बस लीड चेंज होगा। तो ये ईसीजी का है। चेस्ट एक्सरे पे आपको क्या मिलेगा? कार्डियक साइज बढ़ा हुआ मिल सकता है क्योंकि डायलेशन हो रहा है। चेस्ट एक्सरे पे आपको क्या मिल सकता है? कार्डियक साइज बढ़ा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकुलर डायलेट हो रहे हैं, वेंट्रिकल्स डायलेट हो रहे हैं, हाइपरट्रॉफिड हो रहे हैं, तो कार्डियक का साइज बढ़ जाएगा। कार्डियोमेगेली मिल सकता है। और क्या मिलेगा? पल्मोनरी एडिमा के अपने साइन मिल सकते हैं। कार्डियक साइज बड़ा होगा और पल्मोनरी एडिमा के अपने साइन मिलेंगे जो वाइट कलर्ड होंगे। और कार्डियक साइज कब कहा जाए कि बड़ा है? कब आप कहोगी कि कार्डियोमेगेली है? चेस्ट एक्सरे, हाँ, जो लंग्स का सीपी एंगल है, दोनों साइड का सीपी एंगल है, यहाँ से यहाँ डायमीटर खींचा जाता है और जितना भी टोटल सेंटीमीटर में हो, जैसे मान लो कि 44 का हो तो 44 का हाफ हुआ 22 के डायमीटर तक कार्डिया का होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो कार्डियोमेगेली, कार्डियक साइज बढ़ा हुआ। तो टोटल डायमीटर के 50% से ज़्यादा कार्डियक साइज नहीं होना चाहिए, नहीं तो कार्डिया का साइज बढ़ा हुआ है। तो कार्डियक साइज बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ डायलेशन हो रहा है, आप देख रहे हैं फिगर में, और धीरे धीरे यहाँ डायलेशन होना शुरू हो जाता है। यहाँ इसका कंजेशन पॉइंट आएगा क्योंकि फ्लूइड लीक हो रहा है। तो ये सब आपको चेस्ट एक्सरे पे मिलेगा। इकोकार्डियोग्राफी कराएंगे तो ये डायलेशन पूरा आएगा और मिट्रल रिगर्ज होते हुए दिखेगा, क्योंकि आप देखते हैं रिगर्जिटेशन में, आज 1-2 क्लिप डाल दूंगा, रिगर्जिटेट होता हुआ ब्लड दिखेगा।
आपको वो कष्ट दिखेंगे कि किस पोजीशन में हैं। मैनेजमेंट की अगर बात करें तो सेम में जो हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं मैनेजमेंट वही सब यूज होगा। इन्फेक्शन के यूज हो सकते हैं, सिम्टोमेटिक अगर केस है तो रिगर्जिटेशन के लिए कंजर्वेटिव ड्रग्स यूज होंगे। वेसल्स को यहाँ से लोड कम करने के लिए, जो यहाँ लोड हो रहा है बढ़ रहा है, इस लोड को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए, क्यों लोड बढ़ रहा है? क्योंकि फ्लूइड रेगुलर आ रहा है, पंप नहीं हो पा रहा है। तो कोशिश की जाती है कि इस पर लोड ज़्यादा ना आए। इस पर लोड ना आएगा तब जब इस पर लोड नहीं आएगा। अगर इसके पास ब्लड आएगा तो यहाँ ब्लड भेजा जरूर जाएगा, और यहाँ अगर ब्लड भेजा जाएगा तो कंप्लीट पंप हो नहीं पाता, ये रीगर्ज हो जा रहा है। तो यहाँ ब्लड भरेगा, फिर ये ब्लड भरा होते ऐसे चला आएगा, और ये ब्लड यहाँ फिर भरेगा, यहाँ फिर और दिक्कत बढ़ेगी। तो यहाँ पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा, उसके कारण यहाँ ब्लड भराव शुरू होगा, यहाँ ब्लड भराव शुरू होगा। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जो वेनस रिटर्न है ये कंप्लीट होता चला जा रहा है। वेनस रिटर्न रेगुलर होता रहता है। अगर कुछ समय के लिए इस वेनस रिटर्न को रोका जाए और कार्डिया को थोड़ा समय दिया जाए अपने आप को सही करने का, तो ये क्लिनिकली सही होता है। इसमें करना क्या होता है? इसमें ये करना होता है कि जो ये वेसल्स हैं, जो वेन्स हैं, इनकी वॉल्स को थोड़ा डायलेट कर दिया जाए। इनका जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी पावर है ये कम कर दिया जाए। तो अगर इसको आप डायलेट कर दोगे तो जो फ्लूइड है, जो ज़्यादा फ्लूइड यहाँ आ जाता है वो यहाँ ना आकर, जब ये डायलेट रहेंगे तो इसी में भरा रहेगा। और अगर ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे तो पूरा का पूरा फ्लूइड यहाँ आ नहीं पाएगा, और ज़्यादा फ्लूइड नहीं आएगा तो आगे बढ़कर यहाँ पहुँचेगा नहीं। तो यहाँ थोड़ा कार्डिया को समय मिलेगा कि अपने आप को जो डायलेट हो गया वो सही कर पाए। यहाँ जो लीकिंग हो रही है, लीकिंग थोड़ी ठीक होगी, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ ज़्यादा ब्लड का आएगा नहीं तो लीकिंग ज़्यादा होगी नहीं, तो सांस ठीक से आ पाएगा। तो इसलिए यूज की जाती है ड्रग्स वेसोडाइलेटर्स, वेसल्स को डायलेट करने वाली दवाइयाँ। तो ये कुछ ड्रग्स ऐसे यूज करते हैं कि वेसोडाइलेट हो, और वेसोडाइलेटर का मेन काम क्या है? कार्डियक लोड कम करना। सर्जिकल ट्रीटमेंट है, यहाँ भी मिट्रल वाल्व रिपेयर होता है, और या फिर रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर है ये मिट्रल रिगर्जिटेशन? यहां तक क्लियर है? मेरी आवाज आ पा रही है सबको? वीडियो आ पा रही सबको? डिस्कनेक्ट हो गया बीच में। तो मिट्रल रिगर्जिटेशन खत्म हो गया है।
नेक्स्ट जो हम लोगों को शुरू करना है वो है ऑर्टिक स्टेनोसिस। ऑर्टिक स्टेनोसिस। ऑर्टिक स्टेनोसिस। ऑर्टिक स्टेनोसिस क्या है? नैरोइंग ऑफ द ऑर्टिक वॉल्व। नैरोइंग ऑफ द एरोटिक वॉल्व। कॉजेज सेम, जो कॉजेज पीछे थे वही कॉजेज यहाँ भी हैं। रिमेटिक हार्ट डिजीज हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, और डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और डिपोजिशन हो सकता है, कैल्शियम डिपोजिशन और फैट डिपोजिशन, लिपिड डिपोजिशन, हेलवेंथिस हो सकते हैं कारण स्टेनोसिस के। ये सारे, और एमआई हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो, अगर वॉल्व पे एमआई हो जाए वो हो सकता है। इन्फ्लामेटरी कॉजेज और भी एंडोकार्डाइटिस टाइप के ऐसे कोई कॉज हों, तो ये सारे जो भी कॉजेज जितने भी हम लोग पढ़कर आए हैं वो सब लोग यहाँ भी हैं। बस ये क्या है, क्या ये सारे कॉजेज कहाँ हो रहे हैं? ऑर्टिक वॉल्व पे हो रहे हैं इस बार। पिछली बार कहाँ हो रहे थे? मिट्रल वॉल्व पे हो रहे थे। सिम्टम की बात करते हैं। अब हर वॉल पे हम लोग कॉज और ट्रीटमेंट की बात नहीं करेंगे क्योंकि सेम ही है। थोड़ा सा सिम्टम डिस्कशन करेंगे और फिर से हम लोग बेसिक फिगर पे ही आएंगे। फिर से लंग्स, फिर से वही सारे फिगर्स। और यहाँ से ब्लड आपको फिर से लंग्स को एट्रियम, इस बार स्टेनोसिस कहाँ है? यहाँ है। इस बार स्टेनोसिस है यहाँ। स्टेनोसिस मतलब नैरोइंग। तो ये जो ऑर्टिक वॉल्व है ये नैरो है। अब फिर कहानी वही शुरू। वेनस रिटर्न 70 ml ही फिर लेते हैं। 70 ml, फिर 70 ml यहाँ आए, 70 ml यहाँ आया, 70 ml यहाँ, और फिर 70 ml जरूरी है कि यहाँ आ जाए। 70 ml यहाँ आ जाए, और जब 70 ml आएगा तब आपका बीपी कितना होगा? 70 ml प्रति बीट, वो भी 70 बार 5 लीटर ब्लड पंप हो तो ब्लड प्रेशर कितना होगा? 120 mmHg। SpO2 कितना होगा? 98%। कुछ इस प्रकार। लेकिन शायद ग्राफ अब आपके दिमाग में भी बन रहा होगा कि खराबी क्या हो सकती है। क्या हो सकता है इस केस में अगर यहाँ मिट्रल ऑर्टिक वॉल्व क्लोज कर दिया जाए तो? कुछ बन पा रहा है? वेंट्रिकल डायलेशन होगा। क्यों होगा? ब्लड जा नहीं पाएगा, 70 ml बार बार आता रहेगा, लेकिन
70 ml यहाँ आने के लिए ज़रूरी है कि ये वाल्व कंप्लीट ओपन हो, और अगर ये कंप्लीट ओपन नहीं होगा तो जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसमें से पूरा का पूरा 70 ml नहीं जा पाएगा 0.3 सेकेंड में, क्योंकि 0.3 सेकेंड ही मिल पाता है इसको भेजने के लिए। उतने सेकेंड में पूरा ब्लड नहीं जा पाएगा, और हो सकता है ये सिर्फ 40 ml ब्लड बाहर जा पाया, बाकी 30 ml यहीं रह गया, बाकी 30 ml यहीं रह गया। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इस साइड जो 40 ml आया। अब 70 ml पे 120 mmHg का प्रेशर, 98% ऑक्सीजन। अगर ये 70 सिर्फ 40 बचा तो क्या ब्लड प्रेशर 120 mmHg रह पाएगा? यहाँ पर कम हो जाएगा। SpO2 क्या रह पाएगा? स्टेबल, कम हो जाएगा। और ब्लड का वॉल्यूम कम है तो पल्स वीक हो जाएगी, और जितना ज़्यादा कम होता चला जाएगा पल्स उतनी वीक होती चली जाएगी। तो सेम साइन फिर से, और अगर यहाँ आ जाए, अब इस साइड आए, तो 70 ml में से 30% अगर बार बार बचेगा तो होगा क्या? फिर से वही सब कुछ होगा। अच्छा, दूसरी चीज़, यहाँ तो बार बार ब्लड भर रहा है, मतलब वेंट्रिकुलर लोड बढ़ रहा है। दूसरा क्या है कि यहाँ से जब 40 ml ही बार बार आता है तो यहाँ ऑक्सीजन की कमी होगी, तो नर्वस सिस्टम फीडबैक सिस्टम देगा मसल्स को, वेंट्रिकुलर मसल्स को, कि कॉन्ट्रैक्शन बनाए। तो ये हार्ड कॉन्ट्रैक्शन करेगा यहाँ से ब्लड भेजने के लिए, लेकिन क्योंकि ये स्टेनोस है तो ब्लड जा नहीं पाएगा। लेकिन वेंट्रिकल्स काम करना बंद नहीं करते हैं, ये रेगुलर काम करते रहते हैं। इनको अपनी शक्ति से ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, वेंट्रिकल